अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास सेल साइकिल का। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो मेजर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे वो सेल साइकिल के बारे में, माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस में हम फेजेस ऑफ माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारे पास मेजर कंसेप्ट है इसमें मियोसिस का है, उसमें भी हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, फेजेस ऑफ मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। उसके बाद हम कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस को डिस्कस करेंगे। एंड देन फोर्थ वन जो मेजर कंसेप्ट है हमारे पास वो है अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का। ठीक है, तो चलें डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ की जो बुनियादी खसूसियात हैं ना वो क्या होती हैं। जो सेल के पार्ट्स हैं वो किस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, तो देखें जी, जो बेसिक हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना हमारी लाइफ की, वो बेसिकली होती ही रिप्रोडक्शन है। मतलब कि रिप्रोडक्शन कहते हैं पैदावार को। रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, अगर आप सेल के पार्ट्स को देखें तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, नए क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। सेल को देखें, ठीक है, तो वो नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल्स को देखें, जैसे कि आप वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स की अगर आप बात करें तो वो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं अपने जैसे। ठीक है, जैसे वो खुद होते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि रोडोल्फ विर्चू ने एक कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि सेल्स से ही नए सेल्स बनते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं ना उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। मतलब कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का ये कंसेप्ट रोडोल्फ विर्चू ने दिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास लाइफ चलती है और किस तरह से सेल्स डिवाइड होते हैं, किस तरह से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो करेक्टरिस्टिक थी ना लाइफ की वो रिप्रोडक्शन है, तो इसमें हम डिटेल से रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। लाइफ किस तरह से चलती है जिसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और सेल्स की रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। और अगर हम देखें ना कि सेलुलर रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम सेल को डिवाइड होता हुआ देखें, तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि सेल ने डिवाइड होना। ठीक है, जिस तरह से सेल की डिवीजन बढ़ेगी उसी तरह से आप किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी देख लें, वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें ज़िंदगी है वो चलती है कॉन्टीन्यूसली, लाइफ जो है हमारे पास चलती है, उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्शन होती है सेल्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपका जो सेल साइकिल का कंसेप्ट है उसको क्लियर करती चलूँ। तो यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट पे सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड अंटिल इट completes माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। तो कहते हैं सेल साइकिल हमारे पास एक ऐसी सीरीज़ है, मुख्तलिफ कामों की ऐसी सीरीज़ है जिसमें एक सेल क्या करता है, अपने आप को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना प्रोड्यूस करता है कि वो माइटोसिस तक जाता है और माइटोसिस से क्या करता है, नए सेल प्रोड्यूस करता है। बेसिकली माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो बनाता है। मतलब एक पेरेंट सेल से क्या बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं। सेल साइकिल को अगर आप देखें तो ये दो मेजर फेजेस पे कंसिस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास इंटरफेज एंड सेकेंड वन है हमारे पास माइटोटिक फेज, जिसको हम एम फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज बेसिकली हमारे पास ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है लाइफ साइकिल का। ठीक है, एक छोटा सा पीरियड होता है सेल साइकिल का। लेकिन अगर आप बड़े साइकिल की बात करें कि मतलब कि सेल साइकिल का जो बड़ा फेज होता है वो इंटरफेज होता है। ये लॉन्ग इंटरफेज होता है जिसमें क्या करता है, बेसिकली सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। तो एक ऐसी चीज़ जिसमें खुद को प्रिपेयर किया जाए तो डेफिनेटली वो जो फेज़ है हमारे पास वो लॉन्ग फेज होगा। ठीक है, इंटरफेज हमारे पास एक ऐसा टाइम होता है जबकि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और ये अपने फंक्शन जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है तीन फेजेस में। इंटरफेज क्या है, तीन फेजेस में डिवाइड है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है,
G1 फेज़ फर्स्ट गैप होता है हमारे पास, S फेज़ जो है सिंथेसिस फेज़ है, एंड G2 फेज़ हमारे पास सेकंड गैप होता है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरफेज़ का जो फर्स्ट फेज़ है G1 फेज़ मतलब कि गैप 1 फर्स्ट गैप जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास ऐसा गैप होता है आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, इसकी पैदावार के बाद, मतलब G1 फेज़ के बाद। G1 फेज़ में क्या होता है, इंटरफेज़ का जो फर्स्ट फेज़ है इसमें अब जो एक सेल होता है वो सेल साइकिल स्टार्ट करता है, ठीक है, G1 फेज़ से। और इस फेज़ में वो क्या करता है, प्रोटीन की जो सप्लाई होती है ना उसको इंक्रीज़ करता है और नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज़ को इंक्रीज़ करता है। नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज़ मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम वगैरह को इंक्रीज़ करता है। और सेल का जो साइज़ होता है वो ग्रो करता है, मतलब कि सेल ग्रोज़ इन साइज़। इस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी कुछ तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम्स जो है ना वो बनते हैं इस फेज़ में, G1 फेज़ में, जो कि नेक्स्ट फेज़ जो कि S फेज़ है, जो सिंथेसिस फेज़ है उसमें क्या होता है, उसमें काम आते हैं वो फेज़, ठीक है, उसमें वो एंजाइम्स काम आते हैं। तो इसको हम G1 फेज़ को, इसमें G1 फेज़ में सिंथेसिस होती है डिफरेंट एंजाइम्स की, जो कि नेक्स्ट फेज़ जो कि S फेज़ है उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और S फेज़ में क्या होता है, डुप्लीकेशन होनी होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और ये जो साइड बॉक्स आपको दिखाया हुआ है इसमें उन्होंने बताया हुआ कि इंटरफेज लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल, मतलब कि एक सेल साइकिल है ना, कंप्लीट एक साइकिल है, उसमें से जो 90% का जो फेज़ है ना वो इंटरफेज है, और सिर्फ जो 10% है वो क्या है, एम फेज़ है, मतलब कि माइटो। तो इंटरफेज जो है ये लॉन्ग फेज़ हमने इसी वजह से इसको कहा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 90% जो है वो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है हमारे पास सेल साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है। दूसरा फेज़ है इंटरफेज़ का, जिसको हमने एस फेज़ कहा, ठीक है, सिंथेसिस फेज़। ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, ठीक है, सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डबल होते हैं। इसके नतीजे में जो हर क्रोमोसोम होता है ना, इसी वजह से वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलके बनते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, डबल होते हैं, और इसी वजह से जो हर क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे कंसिस्ट होता है। यहाँ पे देखें, ये क्रोमोसोम आपके सामने बनाया है, इसको कहा है कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये वाली एक जो है, मतलब ये जो एक है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये दूसरी वाली, तो इस तरह की 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलके क्या करती हैं, एक क्रोमोसोम को बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास G2 फेज़। अगर आप G2 फेज़ की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, सेल ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है या प्रिपेयर करता है जो कि माइटोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। G2 फेज़ में बेसिकली ऐसी प्रोटीन्स प्रिपेयर की जाती हैं जो कि माइटोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इसेंशियल होती हैं, और इसमें ज़्यादातर जो होता है ना वो स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन होनी होती है G2 फेज़ में, ठीक है। जब हमारे पास G2 फेज़ कंप्लीट हो जाती है इंटरफेज़ की, ठीक है, तो सेल क्या होता है, M फेज़ में दाखिल हो जाता है। G2 फेज़ के कंप्लीट होने के बाद जो सेल है वो क्या करता है, M फेज़ मतलब कि माइटोटिक फेज़, डिवीजन फेज़ में चला जाता है। और ये हमारे पास एक ऐसा फेज़ होता है M फेज़ जिसमें एक सेल अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जी नोड फेज़ की। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जी नोड फेज़ का जिक्र है। वो कहते हैं सेल जो है ना, या तो आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर अपनी डिवीजन स्टॉप करके एक ऐसी फेज़ में एंटर हो जाता है जहाँ पे वो अपनी डिवीजन नहीं करता, मतलब कि टेम्परेरी तौर पे या परमानेंटली वो क्या करता है, अपनी डिवीजन को स्टॉप करके एक ऐसी फेज़ में चला जाता है जहाँ पे जिसको हम स्टेट ऑफ क्वाइसेंस कहते हैं, और इसको हम जी नोड फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नोड फेज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं ज़रा डिटेल से, ठीक है। तो अगर आप यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर्स की बात करें ना जी नोड फेज़ में, तो जी नोड फेज़ में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना वो डायरेक्टली G1 फेज़ से जी नोड फेज़ में, मतलब कि स्टॉप डिवाइडिंग, अपने आप की डिवीजन जो है उसको स्टॉप करके वो क्या करते हैं, G1 से डायरेक्टली जी नोड फेज़ में एंटर हो जाते हैं। कुछ सेल जो है ना वो जी नोड फेज़ में इनडेफिनेट पीरियड तक रहते हैं, जैसा कि आप न्यूरॉन्स की बात कर लें, ठीक है। हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं ना, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या करती हैं, जी नोड फेज़ में चली जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें ना जी नोड फेज़ में, तो कुछ सेल्स जो हैं वो सेमी परमानेंटली, मतलब कि कुछ देर के लिए जो हैं वो जी नोड फेज़ में एंटर हो जाते हैं,
और वहाँ पे क्या करते हैं, अपने डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि लिवर और किडनी की जो सेल्स हैं ना, उनकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है कुछ अर्से के लिए। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कि जी नोड फेज़ में एंटर ही नहीं होते, और वो सारा साल या ये कह लें कि थ्रू आउट द लाइफ वो क्या करते हैं, अपने डिवीजन को कंटिन्यूस रखते हैं। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, स्किन के सेल्स जो होते हैं, तो स्किन के सेल जो होते हैं वो कभी भी जी नोड फेज़ में एंटर नहीं होते, और क्या करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं खुद को, डिवीजन उनकी कॉन्टीन्यूसली रहती है। लेकिन कुछ सेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स के बारे में, वो क्या करते हैं, इनडेफिनेट पीरियड क्या करते हैं, जी नोड फेज़ में पड़े रहते हैं। मतलब कि सारी ज़िंदगी के लिए इन सेल्स ने क्या करना, डिवाइड नहीं करना। लेकिन कुछ सेल्स जो कि सेमी परमानेंटली, मतलब कि ये नहीं हम कह सकते कि वो परमानेंटली डिवाइड करना छोड़ देंगे, बल्कि सेमी परमानेंटली, जब उनको ज़रूरत होगी वो डिवाइड करेंगे, जब नहीं होगी तो वो डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।